तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गणित योगी क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें सबसे पहले जो हमारा नाइन्थ ऑफ मार्च को जो मैथ्स का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए, कैसे होगी। तो देखिए, प्रिपरेशन का सबसे पहले जो कंसर्न होता है वो ये कंसर्न होता है कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज्ड होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको पूरी तरह से आना चाहिए, जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। थर्ड, जो हमारा सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज़ करता है वो पूरा अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हो जाती हैं तो तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस आने होते हैं वो मोस्टली आपके सिलेबस में कवर हो जाते हैं और फिर पीवाईक्यूज़ में कवर हो जाते हैं। तो पीवाईक्यूज़ आप 2025, 24, तो जो भी हमारा सिलेबस का पार्ट है केवल वही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर हमें ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली फुल मार्क्स आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। द थिंग इज़ कि जो स्ट्रैटी है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, पूरी बुक के वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, कोई भी चैप्टर हो आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, स्पेशली क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूले क्लास 11 हमारी ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा अच्छे से एकदम फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करेंगे, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, तो सेक्शन वाइज हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कोड जो हमने लिखा है यहाँ पर, जो सीबीएसई का पेपर था 2025 का, तो ये सेट 1 में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन ए एमसीक्यू वाला, असर्शन रीजन वाला जो सेक्शन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज़, एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है और मुझे चाहिए कि ए इन्वर्स निकालना है। तो देखो, जो मैट्रिक्स दे रखी है, आप देखो ध्यान से, वो मैट्रिक्स कैसी है, वो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसकी डायगोनल एंट्री में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं। एक कोई ज़ीरो भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए, तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को बोल देते हैं, ठीक है। सारे ज़ीरो हो जाते हैं तो नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और नल मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो आप उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इन्वर्स की कंडीशन है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डेफिनेटली अगर डिटर्मिनेंट ए किसी का ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट निकालेंगे जो ए मैट्रिक्स गिवन है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या होता है, -1 का आपको कोफैक्टर निकालना है, तो आप -1 की रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, या माइनर उसको बोलते हैं, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी एलिमेंट्स को देखना नहीं है, तो इसके बाद हम 1 का निकालेंगे, मतलब ये वाली 1 एंट्री का, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप -1 लिख देंगे, और फिर लास्ट एलिमेंट का निकालोगे इस 1 का, तो हम भी हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। और बाकी सब जगह आपको क्या रख देना है, 0 0 0 0 0। ये हमारा एडजॉइंट अभी नहीं आया है, ये सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज लोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज होंगे नहीं, तो डायगोनल एलिमेंट्स और बाकी सब ज़ीरो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, -1 इंटू 1 और इंटू 1, तो ओवरऑल क्या आ गया, -1 आ गया। तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए कर लोगे। तो डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका -1, तो 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1।
जब आप -1 यानी कि डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। तो जब डिवाइड करोगे तो हर एंट्री में डिवाइड करोगे, तो बाकी तो सब जीरो है, तो केवल डायगोनल एंट्रीज के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो ए इनवर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ये लगाना है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आप इनवर्स कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जहाँ भी सॉल्यूशंस आपको रिक्वायर्ड हैं, अदरवाइज़ मेरे साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिए होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ए पैरेलल टू बी, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए पैरेलल टू बी। देखो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हो कोई भी आई का कोफिशिएंट जे के, आई के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो और जे का जे के साथ होना चाहिए और के का के साथ होना चाहिए, तभी तो स्केलर मल्टीपल होगा। तो आप देखोगे ए और बी में कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए को अगर 3 भी लिखते हो तो जे डिस्टर्ब हो जाएगा, के डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए कोई भी स्केलर मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छी कंडीशन है पैरेलल पहचानने के लिए कि आप एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर लिख पाएंगे तो डेफिनेटली वेक्टर्स पैरेलल हो गए, अदरवाइज वेक्टर पैरेलल नहीं होंगे। एक और तरीका है कि जो हमारे आई और जे के कोफिशिएंट हैं, जैसे आई का कोफिशिएंट है 3 पहले वाले वेक्टर में, 2 -1 और दूसरे वाले में है 1 -1 और 1। देखो प्रोपोर्शनल भी नहीं है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इनका रेशियो सेम होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो उस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। जो रेशियो सेम होने वाली कंडीशन है 3:1, 2 बाई -1 -1 बाई 1, वो भी इसी कंडीशन से ही डिराइव होती है। ऑलराइट, तो इसलिए ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, तो पहले हम ए ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ए परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है कि जो आई का है, आई का कोफिशिएंट क्या है 3, और बी में आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3 × 1 प्लस जे का ले लो, पहले वाले वेक्टर में 2 और दूसरे वाले में -1, तो 2 × -1 प्लस -1 × 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 - 2 -3, 3 - 2 -1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो देखो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया। फिर क्या बोल रहा है, तो ये तो देखो ऑप्शन करेक्ट है, बी आंसर तो हमें मिल ही गया, बट सी और डी को भी आपको वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारे ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ें, उनको वेरीफाई करें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें। ये कह रहा है मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए, तो देखो मॉड बी और मॉड ए की वैल्यू निकाल लो। तो बी का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड बी इक्वल टू 1 + 1 + 1, क्या करना है, आई जे के कोफिशिएंट स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा √3। और मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ए की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर हो गया 9, ए के जे आई और जे और के कोफिशिएंट हमें स्क्वायर करके ऐड कर देने हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर हो गया 4 और -1 स्क्वायर 1 हो गया, तो 9 4 13 1 14। √14 किसके बराबर होता है, इट इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो सिंपल हमें ऑब्जर्वेशन मिल गई। तो यहाँ पर देखो उल्टा आ रहा है, मॉड ए जो है वो बी से बड़ा है मॉड बी से, तो ये तो उल्टा बोल रहा है, तो सी बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और मॉड ए मॉड बी देखो बराबर नहीं है वैल्यूज़, तो चौथा तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, बी पार्ट। ऑलराइट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। एक बात और बता देता हूँ, तो पैरेलल की और परपेंडिकुलर कंडीशन दोनों ही कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए। परपेंडिकुलर कंडीशन होती है प्रोडक्ट करके हम सम कर देंगे, और पैरेलल कंडीशन ए इक्वल टू लैम्डा बी कर देंगे। ऑलराइट, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ऑलराइट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है -1 से 1, और ये आपका आ गया mod x बाई x dx। अब देखो जब भी इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जल्दी से, तो जल्दी सिंप्लीफाई करना है, तो जब भी मॉडुलस फंक्शन मिले और लिमिट -a to a हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, -a to a हो और फंक्शन मॉड टाइप का हो, कुछ भी हो सकता है, mod x हो सकता है, mod x -1 हो सकता है, एनीथिंग इन मॉड। तो सबके लिए एक ही टूल इंपॉर्टेंट है,
एक ही तरीका है ज़रूरी, वो क्या है कि मॉड के अंदर वाला टर्म x है, मॉड के अंदर वाला टर्म x है, इसको 0 मान लो, ये तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। तो इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देंगे a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। अब देखो हमारा c जो पॉइंट है वो ब्रेकिंग पॉइंट है, c इज़ द पॉइंट इन द विच लाइज इन द मिडिल वन, ठीक है। तो a c b, a और b के बीच में c को लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो c का पॉइंट है वो क्या हो गया 0, यानी कि c जो पॉइंट है जे के 0। तो ये वाला जो इंटीग्रल है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ -1 से 0 मॉड x डिवाइडेड बाई x प्लस 0 से 1 मॉड x डिवाइडेड बाई x। अब काम बहुत सिंपल हो गया। मॉड x जो होता है उसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे ग्राफ होता है। तो मॉड x लेस देन x के लिए, x लेस देन 0 के लिए मॉड x हमारा क्या होगा, नेगेटिव से खुलेगा। तो माइनस से ओपन कर दो तो ये हो जाएगा -x डिवाइडेड बाई x dx और लिमिट हो जाएगी -1 से 0 प्लस 0 से 1 में मॉडलस कैसे खुलेगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ। तो ये मॉड x हो जाएगा। तो क्या हो गया, x और x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x और x कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस इंटीग्रल dx प्लस 1 इंटीग्रल dx या फिर इंटीग्रल dx। तो 0 से 1 इसकी लिमिट है और ये हमारी -1 से 0 लिमिट है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x -1 से 0 अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी x और यहाँ पर हम 0 से 1 अप्लाई कर देंगे। तो बहुत सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। माइनस अंदर देखो क्या होगा, पहले अपर लिमिट लगाओ, अपर माइनस लोअर, माइनस अपनी तरफ से और यहाँ -1 रख देंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर, तो 1 माइनस 0। तो माइनस ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ओवरऑल क्या हो गया, इंटीग्रल आपका 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, बी पार्ट आ गया, ठीक है। तो मॉडुलस को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। विदाउट ब्रेक अगर आप करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। देखो नॉट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, कई बार आपको पता नहीं लगेगा। नॉट पूछा गया तो आपको कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होनी चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन आपको पता करना इनमें से कौन सा है बेसिकली और कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो हमारा राइट आंसर होगा और जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन याद कर लो, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम लिखते हैं लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स वाई, यानी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, मतलब हमने इस फंक्शन को अगर होमोजीनियस शो करना है तो आपको x की जगह लैम्डा एक्स रखना है, y की जगह लैम्डा वाई रखना है और किसी तरह से लैम्डा की पावर n बाहर आ जाना चाहिए। अब ये जो n है यही हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो nth डिग्री का अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि MCQ जब आप कर रहे हो तो आप चेक कर लो कि टोटल डिग्री कितनी है। जैसे वाई स्क्वायर वाला टर्म है, पहला ऑप्शन देख लो, वाई स्क्वायर टर्म है, माइनस एक्स वाई टर्म है, तो वाई की जो पावर है इसमें 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। तो टोटल जो टर्म है वो है x इंटू वाई। तो पूरे की पावर कितनी हो गई, टोटल 2 हो गई। तो 2 यहाँ भी पावर है और 2 यहाँ भी टोटल पावर है। तो हम क्या करेंगे, ये होमोजीनियस फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। अगर हर इंडिविजुअल टर्म की पावर सेम होती है, पूरी मिल जाए, लेकिन आपको सम देखना है, ये नहीं देखना है कि x की पावर देख ली या y की पावर देख ली, टोटल पावर देखनी है। टोटल पावर अगर हर इंडिविजुअल टर्म की सेम है तो वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। अब आप इसमें ये डेफिनेशन अगर वेरीफाई करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ये करके दिखा देता हूँ, पार्ट 1। तो इसमें हम अगर सेटिस्फाई करेंगे तो इसको अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई। तो x की जगह हमने रखा लैम्डा एक्स और y की जगह रखा लैम्डा वाई। तो यहाँ पर रखा f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा वाई का स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई।
ऑलराइट, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमने जो इक्वेशन 1 है ये वाली, ये कंडीशन अप्लाई कर दी। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ले लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब आप देखो लैम्डा की पावर 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जस्ट लुक एट दिस टर्म, दिस इज व्हाट एफ ऑफ एक्स वाई। हमारा ओरिजिनल फंक्शन देखो वापस आ गया, और हमें यही चाहिए था। इक्वेशन 1 यही कह रही है कि लैम्डा की पावर कुछ कॉमन निकल जाए और वापस फंक्शन रिपीट हो जाए। तो देखो वो चीज़ हो गई। तो 2 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर में नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है। दूसरा वाला भी नहीं हो सकता, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो अगर आप y की जगह x की जगह लैम्डा x रखोगे, y की जगह लैम्डा y रखोगे, तो लैम्डा देखो कॉमन आ जाएगा, तो आपका वापस फंक्शन रिपीट हो जाएगा। तो फिर से बेटा ये भी हमारा क्या होगा, बी पार्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर सी की बात करें तो सी में भी देखो नहीं होगा, सी में भी होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप y की जगह रखोगे तो आप देखो क्या होगा। तो अगर सी ऑप्शन को हम वेरीफाई करते हैं तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। तो जब आप एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर लैम्डा वाई लैम्डा एक्स प्लस ये आ जाएगा लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। देखो लैम्डा हमारा कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा यहीं अंदर ही कैंसिल हो गया, तो बाहर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। तो साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। अब बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ एक बात बताने जा रहा हूँ। ये देखो फंक्शन आ गया, लेकिन इसके साथ क्या लैम्डा की पावर वाला कोई टर्म आया? नहीं आया। तो आप लिखोगे लैम्डा की पावर 0। ठीक है, तब भी हमारी डेफिनेशन देखो वेरीफाई हुई कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हमने निकाला और लैम्डा की पावर 0 निकाला और अंदर हमारा सेम फंक्शन बन गया। तो हम बोलेंगे ये भी हमारा होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो डी पार्ट चेक कर लो। अब डी पार्ट जब चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो टेन ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा एक्स माइनस सेक ऑफ लैम्डा वाई। अब देखो यहाँ से तुम लैम्डा कॉमन ले ही नहीं सकते। बहुत बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं कि जो अंदर है लैम्डा एंगल, हमने उसी को बाहर निकाल लिया। ये बहुत ब्लंडर है, ये आपको नहीं करना है। जो एंगल में है ना वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। अगर आएगा तो कोई आपको फॉर्मूला लगा के ही निकालना पड़ेगा। बिना फॉर्मूले के, बिना किसी फॉर्मूले को अप्लाई करे आप एंगल का कोई भी टर्म बाहर नहीं निकालेंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाहर निकाल लिया। तो देखो ये लैम्डा जो है बाहर नहीं आएगा, तो ये लैम्डा बाहर नहीं आएगा तो अंदर वही हमें सेम फंक्शन रिपीट नहीं होगा। जब सेम फंक्शन रिपीट नहीं होगा तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो डी पार्ट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे हर एक ऑप्शन को आपको वेरीफाई करना आना चाहिए, चाहे आप डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आवर फिफ्थ प्रॉब्लम। तो फिफ्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। बहुत ध्यान से समझो, ये प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, और आप चारों ऑप्शन जब देखोगे ना, चारों बार ये एक ही बात बोल रहा है कि भाई कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, उसके हिसाब से आंसर मार्क कर दो। तो कंटिन्यूटी अगर डिफरेंशियबिलिटी अगर डायरेक्टली चेक करनी है तो इसका एक सिंपल तरीका क्या है कि आप इसका ग्राफ बना लो। अगर आप ग्राफ बनाते हो तो बहुत आसानी से चेक हो जाएगा, और अगर आप ग्राफ नहीं बनाते हो तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा डेफिनीशंस को। ठीक है, और एक तरीका और है, तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखो जब भी मॉडुलस फंक्शन हो तो वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर रेसिप्रोकल भी नहीं है, तो ये डायरेक्टली जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस रहेंगे, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, तो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होंगे, जो मॉड के अंदर वाले टर्म हैं। जैसे यहाँ पर मॉड के अंदर x है तो आप x को 0 कर दो। ठीक है, और x माइनस 1 को 0 कर दोगे तो x इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। तो यानी ये दो जगह फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा और 1 पे नहीं होगा। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर हो गया वो सी पार्ट हो गया। कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आपको करना है, अगर आपको मान लो ग्राफ नहीं आता है, तो आप एक तो तरीका ये है जो मैंने बताया कि मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। ठीक है,
और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। एक तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखो, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करो, एमसीक्यू का आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि आप देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका ट्रिक भी आना चाहिए और आपको लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए। अगर ट्रिक काम नहीं किया, फंक्शन कुछ और हो जाता, तो आप ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्विंग भी आनी चाहिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करो, मॉडुलस की डेफिनीशन ओपन कर लो। आपको मालूम है, आप डेफिनीशन जो ओपन करोगे तो सबसे पहले ये सोचोगे कि ये इसका कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, क्योंकि जो मॉड की डेफिनीशन है वो क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये दोनों डेफिनीशन आपको इसमें ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये बात रही। अब जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करो कि 2 पॉइंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक मॉड एक्स जब x 0 होगा तो नंबर लाइन बनाई, एक 0 पॉइंट मिला, एक बार x माइनस 1 को 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, तो एक 1 मिल गया। अब ये आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट आ गए कि जहाँ पर मॉडुलस हमारा ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 इंटरवल मिले, एक 1 से बड़ा मतलब ये वाला आपका रीजन, एक 0 से 1 मतलब ये वाला रीजन, और एक 0 से छोटा मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। तो 3 हमारे इंटरवल मिल गए। अब जब 3 इंटरवल मिल गए तो तीनों इंटरवल पे आपको ये टोटल जो हमारा फाइनल फंक्शन दे रखा है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे ये फंक्शन हमारा इवैल्यूएट होगा उसके हिसाब से हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो 3 रीजन हम ले लेते हैं, 3 इंटरवल ले लेते हैं। तो लेट्स टेक 1 इंटरवल इज x लेस देन 0। अब देखो x अगर लेस देन 0 तो मॉडुलस किससे खुलेगा, मॉड x खुलेगा माइनस x से, नेगेटिव के लिए। और x माइनस 1 है तो 0 माइनस 1 नेगेटिव होता है, तो ये भी हमारा नेगेटिव से ओपन होगा। तो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, तो माइनस एक्स प्लस 1, तो एफ एक्स की सबसे पहली वैल्यू हमारे सामने आ गई, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, दैट इज ये बन गया हमारा माइनस 2x प्लस 1। अगला देखो, अगला क्या करना है, 0 से 1 के बीच में देखना है। तो 0 से 1 के बीच में ये वाला फंक्शन प्लस से खुलेगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में कोई नंबर चूज करो, जैसे हाफ, तो हाफ माइनस 1 नेगेटिव होता है ना, तो ये वाला मॉडुलस माइनस से खुलेगा। तो आप इसको क्या करोगे, प्लस से खोलोगे पहले वाले को, दूसरे वाले को माइनस से खोलोगे। तो ये देखो x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी। ऑलराइट, ये हो गया। अब इसके बाद x अगर 1 से बड़ा है, सपोज 3 इंटरवल थे, x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े में ये भी पॉजिटिव से खुलेगा और ये वाला भी पॉजिटिव से खुलेगा, तो दोनों मॉडुलस हमारे पॉजिटिव से खुलेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 1, तो ये कितना बन गया 2x माइनस 1। तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x माइनस 1। अब हमारे पास देखो वैल्यूज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, लेकिन एक चीज़ और देखनी है, कंटिन्यूटी के लिए क्या डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए। फंक्शन की वैल्यू भी तो चाहिए जिस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो किस पे चेक कर रहे हो, 0 और 1 पे। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, तो यहाँ साइड में अलग से कैलकुलेट कर लो, x की जगह 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा 1। तो एफ ऑफ 0 1 आ रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ 0 1 आ रहा है, तो 1 कब है फंक्शन, ये वाले सेकेंड वाले पार्ट में, तो यहाँ पर आप इक्वालिटी लगा दोगे, ठीक है। एफ ऑफ 1 चेक कर लो, एफ ऑफ 1 निकालोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 ये भी 1 आएगा, इसका मतलब एफ ऑफ 1 भी इसी कैटेगरी वाले इंटरवल में लाई करेगा। इस तरह से हम फंक्शन को ब्रेक करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ मॉडुलस। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, LHL RHL कंटिन्यूटी के लिए लगा दोगे और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD RHD लगा दोगे। तो सबसे पहले हम LHL RHL निकालते हैं, तो बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। 0 प्लस किस में आएगा, यहाँ आएगा, तो 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। 0 माइनस कहाँ आएगा, x लेस देन 0 यहाँ आएगा, लिमिट रखोगे तो 0 माइनस पे वैल्यू 1 है, देखो कंटिन्यूटी आ गई। तो LHL RHL आ गया, और एफ ऑफ 0 क्या है 1 है, यहाँ से पता लगा, तो देखो कंटिन्यूस हो गया, तो ये कंटिन्यूटी के लिए बन गया। तो कंटिन्यूस हो गया 0 पर, 1 पे चेक करोगे तो 1 प्लस पे फंक्शन कहाँ आएगा, नीचे वाले पार्ट में,
तो 1 प्लस पे फंक्शन सबसे लास्ट वाला आएगा ये वाला। तो क्या करो 1 प्लस एच रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 1 प्लस एच माइनस 1, एच की लिमिट 0 डालो, आंसर आ जाएगा 1। 1 माइनस पे कैलकुलेट करोगे तब भी वही आएगा। 1 माइनस पे कहाँ आएगा फंक्शन, यहाँ पर आएगा, वैल्यू 1 आ रही है। तो देखो ये 1 और ये 1 सेम है और एफ ऑफ 1 भी तो हमारा 1 है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये हमने आर एच एल निकाला था, ये हमने एल एच एल निकाला था और एफ ऑफ 1 तीनों हमारे सेम हो गए, तो फंक्शन देखो कंटिन्यूस हो गया। ये कंटिन्यूटी की हमने डेफिनेशन अप्लाई कर ली। मैं इतना पोर्शन डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ऑलराइट, तो एल एच एल आर एच एल आपको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट एल एच डी आर एच डी, वो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला याद कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0, किस पे चेक करना चाहते हो, मान लो कोई ए पॉइंट है तो ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये हमारा एल एच डी का फॉर्मूला है। और आर एच डी का फॉर्मूला बनेगा that is limit h tends to 0 f of a plus h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमारा क्या आ गया एल एच डी और आर एच डी, ये वाला पोर्शन हो गया एल एच डी। जब ये दोनों सेम होंगे तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आप 0 पे और 1 पे चेक कर लो, दोनों लिमिट एक साथ कैलकुलेट कर लो। तो 0 पे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। और आर एच डी कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू का साइन इक्वल आएगा तो लगा देंगे, तो हटा देंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। ऑलराइट, तो 0 माइनस एच क्या होगा, मतलब 0 से कम आओ, तो 0 से कम कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो माइनस 2x प्लस 1 फंक्शन यूज होगा, तो आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि हमें 0 माइनस एच निकालना है यानी कि माइनस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या था 1 था, डिवाइडेड बाई नेगेटिव एच। देखो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 2h बाई एच। तो किसकी लिमिट क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि एल एच डी आपका क्या आ गया 2 आ गया। आर एच डी कैलकुलेट करते हैं, तो आर एच डी में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच में वैल्यू 1 है ऑलरेडी, कोई टेंशन नहीं है। 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यहाँ मिलेगा, तो 1 हो गई वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 रख दी, 0 प्लस एच हो गया। एफ ऑफ 1 क्या है, वो भी 1 है, डिवाइडेड बाई एच। अब ये देखो क्या है 0 बाई एच, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये 0 आ गया। क्या 0 2 के बराबर होता है, आंसर इज नो। इट मीन्स दैट एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। ठीक है, जो हमने डायरेक्टली जो है बाय इंट्यूशन कर लिया था, थोड़ा सा आपको मॉडुलस याद हो, वो देखिए इतनी कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट होके आया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान होने चाहिए फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज सब्जेक्टिव के लिए तो आपको पूरा शो करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, हमें 1 के लिए चेक करना है, तो क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, a की जगह आपको क्या रखना है 1, तो f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। तो बहुत सिंपल है, देखो अप्लाई करना डेफिनेशन। अब क्या करेंगे, 1 माइनस एच कहाँ मिलेगा, सेकेंड वाले फंक्शन में मिलेगा। 1 माइनस एच पे वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 1 भी 1 है, तो देखो ये फिर से क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा एल एच डी एट 1 0 आ गया। अब आर एच डी कैलकुलेट कर लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 2 टाइम्स 1 प्लस एच माइनस 1, मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा 1 प्लस एच रखना पड़ेगा, और एफ ऑफ 1 क्या है 1 है, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। सॉल्व कर लो इसको, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 2 डिवाइडेड बाई एच। 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, लिमिट आ गई 2, तो फाइनल लिमिट क्या आ गई 2। तो हमारा ये क्या हुआ आर एच डी, और 0 क्या हुआ एल एच डी। क्या ये सेम है, आंसर इज नो। तो अगर सेम नहीं है भाई
तो आप सीधे क्या बोलोगे, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हमने क्वेश्चन जो है डिटेल में कर लिया, और ये बहुत एसेंशियल है, बहुत बच्चे इसको मॉडुलस ही नहीं ओपन कर पाते हैं। तो सारी चीज़ें जो जिस तरह से मैंने बताई है, आप कोई भी क्वेश्चन लगाना मॉडुलस का, सारे क्वेश्चन का यही तरीका है, सब इसी तरीके से आंसर आ जाएंगे सबके। ठीक है, तो मैं 5th क्वेश्चन हटा देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो भी आपको हो डाउट, आप फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मुझसे सारा कुछ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। तो थोड़ा टाइम लग रहा है डेफिनेटली, बट इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको आपको मेरे साथ पूरा सॉल्व करना चाहिए। जो चीज़ें टाइम लेती हैं डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, जो कम टाइम लेती हैं वो कम सिखा के जाती हैं। बिना कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते। तो A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, और डिटर्मिनेंट A हमारा 4 है। तो A हमारा है 2x2 और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है 4। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स एडजॉइंट A। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितने भी एडजॉइंट के फॉर्मूले हैं पहले सारे याद कर लो, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत टाइम टेकिंग होता है सोचना। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपको निकालना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन बना देता हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ए आपको निकालना है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला यूज़ होगा डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स एडजॉइंट ए। तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद कर लें, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको जो है याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप हर चीज़ एनालाइज करके निकाल लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो। तो अब क्या करना है, अब डायरेक्टली देखो k की वैल्यू कंपेयर कर दो। तो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 4, कंपैरिजन हो गया। और n कितना है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आपका k हो गया 4 और n आपका हो गया 2, तो यहाँ आ गया 4 स्क्वायर। और यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है डिटर्मिनेंट a का। तो डिटर्मिनेंट a कितना है, डिटर्मिनेंट a है हमारा 4, तो यहाँ पर आपने लगाया 4 की पावर n-1 की पावर 2-1, तो आ गया 4 स्क्वायर इंटू 4 कितना आ गया 16 4 64। तो 64 इज़ द फाइनल आंसर। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूला ही याद करना है, दूसरा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद अब देखो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं यही आ जाए, हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1-2 फॉर्मूले और ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि हमारा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। दूसरा फॉर्मूला ये, तो पहला फॉर्मूला मैं इसको नंबर दे देता हूँ, दूसरा इसको दे देता हूँ। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ के ए। अगर के ए का एडजॉइंट निकालना है, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पता होगा, एन हमारा ऑर्डर है, तो के ए का एडजॉइंट अगर निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओ के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, चौथा फॉर्मूला है कि अगर आपको एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाई ए। देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहाँ हम डिटर्मिनेंट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स है, एक एडजॉइंट ए क्या है, मैट्रिक्स है, उसका भी एडजॉइंट आपने लिया वो भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो आंसर देखो मैट्रिक्स के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 से बाहर कोई भी सवाल बोर्ड में नहीं आएगा विच इज़ रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट या फिर एडजॉइंट है। तो जब भी आपको सिंपल फाइंडिंग करनी होगी आप इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ऑल गुड, तो 6 वी हैव डन। नाउ वी टॉक अबाउट 7th वन। तो 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दैट ई एंड एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, कंडीशनल तो चीज़ रही नहीं ना, तो प्रोबेबिलिटी अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे और ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं
तो भाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो वी विल अप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट, तो आपको देखो क्या करना है, पी ई की वैल्यू दी है, पी एफ की वैल्यू दी है, तो पी ई अपॉन एफ बार निकालना है। अब देखो पी ई डिवाइडेड बाई एफ बार कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बार डिवाइडेड बाई पी एफ बार, ठीक है। ये फॉर्मूला बुक में जैसे हम लोग याद करते हैं, किस तरह से याद करते हैं कि पी ए अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन लो और जो डिनोमिनेटर में दिया हो उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ बेटा प्रोबेबिलिटी एफ बार नॉन जीरो पहले से ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, अब देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ बार, अगर एफ ई एंड एफ दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो ई बार और एफ बार भी होंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बार निकालोगे तो इसको ब्रेक कर लोगे फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी एफ बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी एफ बार। अब प्रोबेबिलिटी एफ बार क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो इसको कन्वर्ट कर लिया, यही चीज़ हमने नीचे भी कन्वर्ट कर लिया। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो यहाँ लगाओ 2/3 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ, तो 1 माइनस 3/7, नीचे भी ये आ जाएगा 1 माइनस 3/7, तो 2/3 और ये आ जाएगा 4/7 और नीचे आ जाएगा 4/7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3 4/7 और ये पलट के 7/4 आ जाएगा। तो तब कैंसिल हो गया यार, 2/3 आ गया, ख़त्म खेल हो गया। तो 2/3 इज़ द आंसर, सी पार्ट। ऑल राइट। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले आपके तैयार होने चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा भी था कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x + 2 इन 0 to 2। देखो जब भी क्लोज इंटरवल या किसी इंटरवल का सवाल आए मैक्सिमम मिनिमा का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसेस लगा दो। तो मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसेस क्या है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, जैसे हमारा एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x + 2 और इसको हम देख रहे हैं 0 से 2 में, तो पहले क्या करना होगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² - 3। फिर जब हम डेरिवेटिव को 0 करेंगे टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, तो जब आप इसको 0 करोगे x² - 1 = 0, तो x² = 1 आ जाएगा, तो x = +- 1 आ जाएगा। ये देखो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब डबल डेरिवेटिव जो तुम फाइंड करोगे, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो 6x आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव 6x आ गया। अब x = अगर 1 रखा तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू मिली हमें, एक -1 मिली, एक 1 मिली, सॉरी 2 वैल्यू, ठीक है। फैक्टराइज अगर करोगे तो 2 वैल्यू तुम्हें मिल रही हैं। तो डबल डेरिवेटिव अगर तुम रखते हो तो डबल डेरिवेटिव में भाई आपको सीधे सीधे मिल रहा है 6x, और x = -1 इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो हम -1 को हटा देंगे, हमारा काम सिर्फ क्या रहेगा, x = 1 के लिए। तो 1 के लिए तो डबल डेरिवेटिव हमारा क्या है, पॉजिटिव है 1 के लिए। तो आपको क्या करना है, अब क्या चीज़ है कि इंटरवल है 0 से 2 और x = 1 से पॉइंट आ रहा है। अब 1 पे देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और 3 चीज़ें आपकी मिली, एक 0 मिला, एक 1 मिला, एक 2 मिला। तो आप तीनों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। f(0) क्या हो गया, 2 हो गया। f(1) क्या हो गया, 1 - 3 + 2, फंक्शन में 1 रख दो, तो कितना आ गया, 2 + 1, ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। और f(2) क्या आ गया, तो f(2) कैलकुलेट करो, तो 2³ - 3 × 6 + 2, तो ये आ गया आपका 8 - 6 2 2 4 आ गया। कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू, 4 है, तो 4 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसी इंटरवल में देखना है आपको, दाएं बाएं नहीं देखना है, बस क्रिटिकल पॉइंट मुझे ये देखना था कि क्या क्रिटिकल पॉइंट दोनों, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है f' में, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या मेरे उस इंटरवल में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो लाई कर रहा है सिर्फ उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो f(0), तो इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। केवल f' से पता लग गया क्रिटिकल पॉइंट, और वो क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल में लाई करने चाहिए, और फंक्शन में जैसे ही हमने लाई कराए तो मैक्सिमम वैल्यू आपको ले लेनी है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिनिश हो गया।
अगर आपने थ्योरी सही से पढ़ी है तभी ये सब चीज़ें जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तभी वो सब काम आएंगे। अगर थ्योरेटिकल कोई कंसर्न है तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। हर स्टूडेंट की देखो अलग प्रॉब्लम है और सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मेन चीज़ वही है, असली बात यही है। अगर फॉर्मूले याद हैं तभी चीज़ें होंगी ईजिली, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। तो 9th में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए हमारी एक मैट्रिक्स दी है, तो ए का ऑर्डर देख लो कितना है। ए का ऑर्डर है 3x3, बी का ऑर्डर कितना है 3x1 है, और सी का ऑर्डर कितना है 1x3 है। सबसे पहले यही लिख लो, जब भी इस तरह के 3 मैट्रिक्स दी होती हैं अलग अलग ऑर्डर में, पहले ऑर्डर पता कर लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। तो भाई ए बी डिफाइन करना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैट्रिक्स में डिफाइन करना है तो ए के कॉलम्स और बी के रोज सेम होने चाहिए। खत्म कंडीशन। ए के कॉलम ढूंढो, ए के कॉलम देख लो कितने हैं और बी में रोज कितने हैं। अगर ये दोनों सेम है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए बी अगर डिफाइन करने को बोल रहा है भाई तो ए बी डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पहला आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सारे आंसर इसी तरह से चेक कर सकते हो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आपको ये चीज़ देखनी है कि जो भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है बस देख लो पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रोज सेम होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंटीग्रेशन का सवाल है। 2 to the power 1/x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स 2 to the power 1/x प्लस सी। तो भाई k की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करने में इसको आपको t लेना पड़ेगा ताकि हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो 1/x को आप t लोगे तो क्या आ जाएगा -1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। तो यहाँ लगाओ माइनस साइन, यहाँ लगाओ डी टी और ये आ जाएगा 2 to the power t। डायरेक्ट फॉर्मूला मार दो a to the power x वाला। तो a to the power x का फॉर्मूला क्या होता है, a to the power x अपॉन log ऑफ a। तो log 2 हो गया, प्लस और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी भाई साहब कह रहे हैं ऐड कर दो, t को वापस कर दो। तो 2t की जगह क्या आ गया 1/x डिवाइडेड बाई log 2 प्लस और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 2 की पावर x से कंपेयर कर दो, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x के अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ k है। तो k की वैल्यू क्या आ गई -1/log 2। ठीक है, तो k आ गया आपका -1/log 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई खास इशू नहीं था, इजी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 11th। तो 11th भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अब 11th क्यों इजी है, उसके लिए आपको बस बात वही है कि जिसको फॉर्मूला याद है काम खत्म उसके लिए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन बी एंड सी निकालना है। 3 वेक्टर का सम दिया 0, मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है, मॉड सी दिया है। आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन बी एंड सी। देखो ऐसा सवाल कोई भी आ सकता है। अब ये कह रहा है कि भाई तुम एंगल निकालो बी और सी के बीच का, तो तुम बी और सी की कंडीशन यहाँ से बनाओ। तो क्या कंडीशन बनेगी, 3 वेक्टर का सम है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे b और c के एंगल चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मॉड करके स्क्वायर कर दो तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो सीधे आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर और b प्लस सी मॉडलस का स्क्वायर। अब इसका मॉडलस स्क्वायर ओपन कर दो सिंपल, तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2b.c। जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको क्या करना है, मॉड बी प्लस सी का डॉट ले लेना है बी प्लस सी के साथ, क्योंकि a डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर होता है, इसका और इसका डॉट मॉड बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। तो आप ये ओपन करोगे तब भी आपका यही आएगा, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कहाँ गए भाई, मॉड ए हो गया 37 रूट, तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर 37, मॉड बी स्क्वायर 9, मॉड बी 3 दिया है और मॉड सी दिया 4, तो यहाँ लगा दो 16। यहाँ से क्या पता लग गया 2b.c, और b.c को भी खोल दो, डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा। अब ये थीटा जो यहाँ पर आया है ना, ये ऑटोमेटिकली बी और सी के बीच का एंगल है, क्योंकि बी डॉट सी से खुला है। तो ये कितना हो जाएगा 37, 16 और 9 25, 25 और 37 में से 25 गए,
12 बचेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 बी डॉट डॉट मॉड बी मॉड सी, मॉड बी कितना है 3 और मॉड बी सी कितना है 4, तो 4 सीधा 12, 12 निपट गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आ गई हाफ आ गई। तो कॉस थीटा हाफ कब होता है, थीटा होता है 60 का, तो 60 आंसर हो गया इसका। तो 60 इज़ वॉट π/3, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यार यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी क्या, कि आपको जो गिवन कंडीशन है उसका करना है इस्तेमाल, ये वाली। जैसे आप इसका यूज़ करोगे, और ये ध्यान देना पड़ेगा कि एंगल अगर पूछा है बी और सी के बीच में, तो हमेशा कंडीशन बी और सी के लिए बनाओगे। अगर ए और सी के लिए पूछा रहता तो आप ए प्लस सी की कंडीशन में आते, बी को उधर फेंक देते। तो जिसके बीच में भी एंगल निकालना है, इतनी इन्फॉर्मेशन से पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। तो x प्लस 2y³ यह आ गया आपका dy/dx इक्वल टू dy। तो भाई इसमें क्या है ना, सबसे पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन देखो सब y में दे रखे हैं, सारे ऑप्शन किस में है, y में दे रखे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के टर्म्स में आता है तो कौन सी इक्वेशन होती है, देखो वो इक्वेशन होती है dx/dy प्लस rx इक्वल टू s। याद करो r और s हमारे y के फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर dx/dy में इक्वेशन अरेंज कर लो। तो dx/dy में इक्वेशन जब अरेंज करोगे तो इट विल लुक लाइक 2y, dx/dy करोगे तो x प्लस 2y ऊपर आएगा, x प्लस 2y³ डिवाइडेड बाई 2y। तो क्या आ जाएगा dx/dy, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x/2y प्लस y²। 2 से 2 कट गया, y से 1y निपट गया, और यहाँ पर लगाओ माइनस और यहाँ पर लगाओ इक्वल, काम खत्म। तो rx इक्वल टू s, अब इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करो। तो x का कोफिशिएंट कौन है, -1/2y। तो हमारा क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर r dy। तो e टू द पावर r कितना है, -1/2y, ठीक है। तो r हमारा हो गया -1/2y, इसको करना है आपको इंटीग्रेट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2, इसका हो जाएगा 1/y का log y। और ये भाई साहब पावर लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर चढ़ जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, log e टू द पावर m इक्वल टू m log a। m log a दे रखा था, इससे हम ले आए e टू द पावर m। तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर log ऑफ y टू द पावर -हाफ। तो e टू द पावर log ऑफ एनीथिंग इज जस्ट एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा y टू द पावर -हाफ। तो y टू द पावर -हाफ का मतलब क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट 1/√y। तो कहाँ है 1/√y, इज द फाइनल आंसर, बी पार्ट। तो 12th का बी इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, उसी से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। दैट इज़ वाई फॉर्मूला रटना सबसे सुप्रीम काम है, सबसे पहला काम है किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से करने के लिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगली बात करते हैं 13th। देखो 13th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो भाइयों स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो। कौन सी, सारी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स सेम। ऐसे शॉर्ट में याद रखो हर चीज़, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो भाई डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, और 7 की पावर x निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो x क्या होना चाहिए, अगर स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानते हो तो डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, और नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो इसका मतलब ये वाले x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो 7 की पावर 0, आंसर इज 1, डायरेक्ट हो गया बी पार्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं था, केवल आपको डेफिनीशन पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि डेफिनीशन आपको ध्यान होनी चाहिए जिस किसी का भी सवाल है। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर दिस। तो भैया कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है उनको लिख लो। 2,72, अगला है आपका 15,20 और उसका अगला है 40,50। z की वैल्यू आपको दे रखी है, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। पूछा है बताओ मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, तो भाई क्या करो सीधे z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो z कितना दिया है 18x प्लस 9y, तो 18 इंटू 2 प्लस 72, 9 इंटू 72, तो भाई ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 684। ठीक है, और इस पे वैल्यू z कैलकुलेट कर लो दूसरे वाले पॉइंट पे। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 18 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 20, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 450। एलपीपी का मैंने हर प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, तो आप वीडियोस का देख सकते हो अगर एलपीपी में कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ यहाँ तो सीधे वैल्यू निकालनी है, तो z में वैल्यू रख दो और मैक्सिमम छाट के आंसर लिख दो। तो 18 इंटू 40 और प्लस 9 इंटू 15, ये आ जाएगा आपका, सबको कैलकुलेट करना 855। तो देखो आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम कितना हो गया 855, मिनिमम कितना हो गया 450। तो भाई मैक्सिमम किस पे मिल रहा है 40,15 पे, यानी मैक्सिमम वाले ये आंसर है। और मिनिमम किस पे मिल रहा है 1520 पे, तो सी आंसर इज करेक्ट, बाकी सब गलत। तो इसमें बहुत सिंपल काम था, कोई इशू नहीं था। ना 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहली बात तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो भाई पहले तो याद कर लो कि ये तीनों तो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले ध्यान रखो। ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है क्या, नहीं डिटर्मिनेंट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एडजॉइंट ए पूछ रहा है। तो एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए लिखा है डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। तो भाई ये तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये भी सही है। और डी भी सही है, डिटर्मिनेंट का इन्वर्स और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों सही हैं। तो चौथा ये गलत, क्योंकि इन्वर्स को कभी भी सम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़, एक और चीज़ बताता हूँ हो सकता है वो भी आ जाए। जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी इसके जैसा ही है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज उल्टा होता है, तो इन्वर्स में भी उल्टा होता है और ट्रांसपोज में भी उल्टा होता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। तो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी इज गिवन इज बाउंडेड। देखो भैया, जो बाउंडेड रीजन है उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। अगर बाउंडेड नहीं होगा, अनबाउंडेड होगा, तो हमें दो थ्योरम यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, और दो थ्योरम से हम पता कर लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका है या नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है, हम जब उस तरह के प्रॉब्लम में आएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैंने जो एलपीपी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें वो चीज़ इंक्लूडेड है, थ्योरम का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आंसर है कि अगर बाउंडेड है तो आप याद कर लो रिजल्ट है। ठीक है, इसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखेगा, तो सी आंसर इज करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज की मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। द एरिया ऑफ द शेडेड बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है, एक्स इक्वल टू 4 दिया है और एक्स एक्सिस दिया है। तो भाई ये देखो ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे लगाओ वाई डी एक्स। लिमिट कहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ तक जा रहा है 4 तक, तो 0 से 4 और वाई डी एक्स, तो वाई कैसे निकलेगा रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ आप लिख लो रूट एक्स डी एक्स। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा क्यों गया, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि इस क्वाड्रेंट में इसका एरिया नहीं बन रहा है, सॉरी शेडेड रीजन नहीं है, तो आप भैया इसका एरिया कैलकुलेट नहीं करोगे, खाली इसका करोगे। तो उसके लिए आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक क्वाड्रेंट का एरिया मतलब 1 का मल्टीप्लाई करो, 2 क्वाड्रेंट का एरिया 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का है तो 3 का, और 4 में आएगा, चारों क्वाड्रेंट में अगर कोई रीजन आएगा तो आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर टी पार्ट। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास इशू नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 तो हो गया, 17 में आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 18 में बात करते हैं। द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज शोन। ठीक है, ग्राफ शो किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनवर्स।
भाई ये कॉस का ग्राफ है पहले तो इन्वर्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स होगा, कॉस इन्वर्स एक्स होगा। और अब जीरो पे पॉइंट पे चेक कर लो, कॉस इन्वर्स जीरो क्या होता है, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 पे, तो 90 आ गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको इसको और इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने ये ग्राफ पहचाना तो उसका इन्वर्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स, डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इतना मुश्किल नहीं आएगा, आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर पाओ, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, नाउ अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की। असर्शन रीजन आप जानते हो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में ही होती है, इसलिए इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आर डी शर्मा में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आर डी शर्मा एक MCQ वाली बुक आती है, वो आपकी पूरे पैकेज के साथ ही मिलती है, वो वाली बुक बहुत अच्छी है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव MCQs 12th के लिए। तो क्लास 12th की ही बुक आती है और ये बहुत सही बुक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें असर्शन रीजन, केस स्टडी, MCQ बहुत अच्छे दिए होते हैं, तो आप उनको लगाओगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तो टाइम कम है, बट फिर भी 10-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर, ये कह रहा है एक फंक्शन है z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, तो हमारा एफ एक्स दिया है 3x माइनस 5। ठीक है, ये कह रहा है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए देखो क्या होता है, दो कंडीशन वेरीफाई करनी होती है। पहली, हमारी 1-1 फंक्शन होनी चाहिए। बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं, जिसमें 1-1 1-2 दोनों होता है। तो 1-1 1-2 दोनों चेक करने हैं। तो देखो 1-to-1 है फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑन-टू नहीं है फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ ऑन-टू क्यों नहीं है। 1-1 कैसे चेक करोगे, हर इंटीजर के लिए देखो अलग अलग वैल्यू देगा। 1-1 क्या होता है, फॉर एवरी डिफरेंट, मतलब x1 x2 दो डिफरेंट नंबर है तो इनकी इमेज भी अलग आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसको कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो इनकी इमेज भी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया चेक करने का तरीका, जहाँ पर आप डायरेक्टली नंबर्स को यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ को फेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर प्रूव करना हो तो कहानी उल्टी हो जाती है। प्रूव करने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि fx1 अगर fx2 के बराबर है, फिर ये स्टेप को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद अगर x1 x2 बराबर आ जाते हैं तभी फंक्शन 1-1 होगा। तो ये भाई प्रूफ के लिए है, जब क्वेश्चन बोले कि प्रूव करो तब ये करना है, और फेल कराने के लिए इस डेफिनेशन का यूज़ करना है, तभी आप 1-1 में स्ट्रांग हो पाओगे, नहीं तो नहीं आएगा। तो 1-1 फंक्शन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, दोनों में से कोई भी लगाओगे, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा प्रूव करने के लिए तो ये मेथड लगाओगे, दूसरा वाला। और फेल करने के लिए आपको ये ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कोई भी इंटीजर ना उसकी इमेज अलग अलग होगी, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आपको देगा, लेकिन बाइजेक्टिव कंडीशन में फेल हो जाएगी। कैसे, बाइजेक्टिव देख लेते हैं। देखो बाइजेक्टिव क्या होता है, ऑन टू, बाइजेक्टिव मतलब होता है कि 1-1 ऑन-टू दोनों होने चाहिए, 1-1 और ऑन-टू दोनों होने चाहिए। तुमने 1-1 चेक कर लिया, ऑन-टू चेक करना है। तो ऑन-टू के लिए देखो क्या होता है, ऑन-टू के लिए ऑन-टू कहता है कि एफ एक्स को वाई के बराबर कर दो। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहला स्टेप। दूसरा, एक्स की वैल्यू निकाल लो इससे, y + 5/3। और तीसरा, जो आपकी देखो y की वैल्यू कहाँ है, ये वाले में कोडोमेन के अंदर, और x की वैल्यू कहाँ है, डोमेन के अंदर। ऑन-टू का मतलब है कि जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट बैठे हैं, कोडोमेन कौन होता है, दूसरा सेट होता है। मतलब जैसे यहाँ पर कोई है फंक्शन x/y, तो x हमारा डोमेन हो गया और y हमारा कोडोमेन हो गया। तो ऑन-टू के लिए कोडोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट बैठा है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, प्री इमेज का मतलब होता है कि x y पे मैप करना चाहिए। अब क्या होगा प्रॉब्लम कि y और x एंड y दोनों क्या इंटीजर होने चाहिए। भाई x ये तो सब इंटीजर ही होगा ना, तो आप y की कोई भी वैल्यू डाल दो, जैसे 1 डालो, 1 डाली तो कितनी मिली, 1 + 5 6/3, तो 1 6/3 यानी कि 2, तो 2 की प्री इमेज 1 है। अब जरा y की वैल्यू कुछ भी डालो, और कोई इंटीजर डालो, 3 डालो, 3 5 8/3। भाई 8/3 किसी इंटीजर की इमेज नहीं हो सकता, और ये खुद इंटीजर नहीं है, तो ये तो इसमें आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी हर इंटीजर की। ठीक है, अगर y को आपने 5 रखा मान लो, तो 5 + 5 की इमेज नहीं, 5 की प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी, यानी कि इंटीजर छूट रहे हैं। ठीक है,
तो ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। और ऑन टू चेक करने का क्या तरीका है, रेंज कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर तभी फंक्शन भैया ऑन टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, ठीक है। तो हर एलिमेंट की इमेज नहीं मिलेगी ना, जैसे 2 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, 3 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो क्या करोगे, 3 की भी नहीं मिलेगी, 4 की नहीं मिलेगी। तो ऐसे प्री इमेज जब मिल ही नहीं रही है तो आप कहोगे फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि ये 1 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो ये गलत बात है। और फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सर्जेक्टिव एंड ऑन टू। देखो सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है और इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है। तो भाई ये 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन होते हैं वो हमारे बाइजेक्टिव होते हैं, तो ये सही है। रीजन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देख लो, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो भाई रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, तो खेल खत्म हो गया, 19 करेक्ट हो गया। अब देखो हमारा 20th क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू के देखो बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने चाहिए, इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपके फुल मार्क्स में रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5 एंड के की वैल्यू 5/2 होनी चाहिए। और देखो दूसरे स्टेप में कह रहा है डेफिनेशन, तो भाई डेफिनेशन तो सही है, LHL RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो आर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बस ए को चेक करना है। तो भाई अगर कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप डायरेक्टली एफ ऑफ 5 कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, एफ ऑफ 5 किस रीजन में मिलेगा, पहले वाले फंक्शन में मिलेगा। तो 3 इंटू 5 माइनस 8, 15 माइनस 8 7 आ गया। और एफ ऑफ 5 किसके बराबर होना चाहिए, RHL के 5 प्लस के बराबर होना चाहिए। तो 5 प्लस पे जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 2k हो जाएगी। तो भाई 2k की वैल्यू 7 आनी चाहिए, तो k हो जाएगा 7/2। 7/2 k बोल ही नहीं रहा है, तो कह रहा 5/2, तो गलत हो गया, ठीक है। तो ए फॉल्स हो गया, मतलब असर्शन हमारा फॉल्स हो गया, लेकिन रीज़न ट्रू हो गया। तो फिर से इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी पार्ट होना चाहिए, वेयर द assertion is false सॉरी एंड द रीज़न इज ट्रू। तो ये हमारा सेक्शन है, देखो कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, आई होप सारे स्क्रीनशॉट आपने ले रखे होंगे। फिर भी कोई डाउट है जस्ट कमेंट, आई विल मेक द वीडियो, ठीक है। एक दोबारा वीडियो बना देंगे अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो।